Hello dear friend, let's start last part of EMRS PGT physics solution. This is part 8, question number 121 to 130. क्वेश्चन नंबर 121 है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है। nth स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, लेट इज एन एसेंबल all hydrogen atom be in ground state and the radiation energy is equal to E2 minus E1 falls on it. In this situation, which of the following could be true? अब मान लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल है इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। अब हमें गिवन है, लेट इन एन असेंबल ऑल हाइड्रोजन एटम बी इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब ये हो गया, वो बोल रहा है कि सारे जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट पर है। ठीक है, अब इनको हम एनर्जी दे रहे हैं E2 माइनस E1 के इक्वल। E2 माइनस E1 के इक्वल तो क्या होगा? तो देखो, जब आप एनर्जी जो दे रहे हो वो E2 माइनस E1 के इक्वल है, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई भी इलेक्ट्रॉन इनमें से यहाँ पर नहीं जा पाएगा, थर्ड पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतनी तो एनर्जी नहीं दे रहे हैं। और एक और चीज, सारे के सारे एटम भी n इक्वल टू 2 पर नहीं जाएंगे। तो स्टेटमेंट है, द रेडिएशन विल नॉट बी एब्जॉर्ब एट ऑल, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो एटम तो एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड, सम ऑफ द एटम विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो, जैसे ग्राउंड स्टेट है तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये बात ठीक है कि कुछ एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ऑल द एटम विल बी एक्साइटेड टू n इक्वल टू 2, देखो सब नहीं जाएंगे, कुछ ही जाएंगे, तो ये इनकरेक्ट है। नो एटम विल मेक अ ट्रांजिशन टू n इक्वल टू 3, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उतनी हम एनर्जी नहीं दे रहे, तो ग्राउंड स्टेट से कोई भी n इक्वल टू 3 पर जाएगा ही नहीं, तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट है बी और डी। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 22, in an experiment for studying photoelectric effect, what is the effect if we increasing the frequency of light और फोटो सेंसिटिव प्लेट लेकिन इंटेंसिटी को सेम रखना है? तो पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई आप सफिशिएंट इंसिडेंट रेडिएशन करवा रहे हैं, लेट एनर्जी है एच न्यू एंड इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू, लेट यहाँ पर कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है डब्ल्यू। वैसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कि अगर आप किसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करवा रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल देगी। तो लेट हम जो एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं वो वर्क फंक्शन से ग्रेटर अगर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूँ, जो इंसिडेंट एनर्जी है एच न्यू, अब ये दो जगह इस्तेमाल हुई है, एक तो वर्क फंक्शन एनर्जी में, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, तो क्यू भी हम लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू एच म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, या फिर पोटेंशियल इक्वल टू एच अपॉन में क्यू इंटू में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू नॉट। अब आप एक चीज़ देखो, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं इसको वी नॉट बोल रहा हूँ, यह है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो या मान लो इंक्रीज कर रहे हो, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होंगे तो अब ये जो डिफरेंस होगा, अगर आप इंक्रीज करो तो डिफरेंस कम होता जाएगा। सॉरी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को जब आप इंक्रीज करोगे तो ये डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो जो थ्रेशोल्ड, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। तो आप देखो इस ग्राफ में, हमने इंटेंसिटी को सेम रखा है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, यहाँ पर म्यू टू ज़्यादा है म्यू वन से, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हालांकि वो नेगेटिव में है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप देखो दोनों का सेचुरेशन करंट सेम है, सेचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो
सैचुरेशन करंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो वो रहेगा सेम। अब आप ऑप्शन में वो ऑप्शन करेक्ट मार्क करें जिसमें थ्रेशोल्ड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिख देता हूँ, वो इंक्रीज हो रहा हो और सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, हालांकि इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया, चेंज हो रहा है, सैचुरेशन करंट सेम है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर इसमें बोला कि कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, सैचुरेशन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसमें चेंज आएगा। फिर यहाँ पर बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा होगा, तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर फोर्थ में द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द सैचुरेशन करंट चेंज, तो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो ये भी गलत। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन फर्स्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हाउएवर सैचुरेशन करंट रिमेन द सेम। हालांकि एक बात मैं बता देता हूँ, जब आप इंटेंसिटी को सेम रख रहे होते हैं तो इंटेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी सेम रहना चाहिए, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें स्टेटमेंट है वो होगी ऑप्शन फर्स्ट। ये था इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 123, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं? देखो पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। अगर हमें किसी एटम को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, उसमें जो मोस्ट एनर्जेटिक, वैसे यहाँ पर नीचे भी लेवल होते हैं, बट जो हाईएस्ट वैलेंस बैंड जो एनर्जी लेवल है हाईएस्ट, उससे हमें लोवेस्ट में पहुंचाना होता है कंडक्शन बैंड में, तो उसके लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वही यहाँ पर पूछा है। तो हम जो एनर्जी देंगे वो देंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको हमें पहुंचाना है ऊपर कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट एनर्जी बैंड में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 124, अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन सोडियम एटम, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है विद न्यूट्रॉन? अब न्यूट्रॉन की बार में बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन का मतलब हो गया 1s2, किस में करवा रहे हैं? सोडियम में, जो 1123, और इसके साथ हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मैं ऐसे लिख रहा हूँ 01 प्लस, यहाँ पर कोई एलिमेंट मैंने मान लिया x। अब आप ये देखो कि उसके जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर है जो प्रोडक्ट के हैं उतनी रिएक्टेंट के भी होने चाहिए, तो यहाँ पर आप इनको ऐड करके देखो, एक और 11 12 चाहिए, यहाँ पर ये 0, तो ये होना चाहिए 12, फिर 23 और 2 कितना हो गया? 25, यहाँ पर कितना है? 1, तो 25 करने के लिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 24, क्योंकि 24 प्लस 1 25 होगा, जो कि इसके इक्वल होगा इन दोनों के सम के। ऐसे 1 प्लस 11 12 आएगा, तो वो 12 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो एलिमेंट निकल रहा है वो निकलेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा उसका 12, एटॉमिक मास नंबर रहेगा 24, तो मैग्नीशियम होगा 12 24 mg। क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्टिंग फ्रॉम सैंपल ऑफ प्योर रेडियोएक्टिव एलिमेंट which one of the following shows the number of atom with the time t? वो आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला n इक्वल टू होता है n नॉट ए टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, तो अगर हम n अपॉन n नॉट देखें तो हो जाएगी पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम है वो टाइम पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहे होंगे, तो हमें वो ग्राफ लेना है जो इसमें एक्सपोनेंशियल डिके दिखा रहा हो, तो एक्सपोनेंशियल डिके दिखा रहा है ऑप्शन 4 में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 126, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन अगर ये 300 केल्विन पर है तो क्या होगा? देखो जब आप कोई बायसिंग नहीं करते ना, आपने फॉरवर्ड बायसिंग करी है और ना रिवर्स बायसिंग करी है, तो ऐसे में जो डिफ्यूजन करंट है वो ड्रिफ्ट करंट को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इट विल बी कैंसिल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 127, द एवरेज एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सैंपल ऑफ मैटर एट 0 केल्विन इज 60 एंड 60 केल्विन आर E0 एंड E60, तो हमसे पूछा कि रेशियो कितना होगा। देखो जो एवरेज एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होता है 3/5 ऑफ एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल,
तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए जो एनर्जी होगी 0 केल्विन पे उतनी एनर्जी होगी 60 केल्विन पर। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 128 में ये बताना है कि किसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब हो गया एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। अब देखो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप ये देखो, ये x मतलब s क्या हो गया, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको s ना करके x लिखूं, तो जब x किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर पर, जब x t के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, तब तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों। देखो सपोज करो कि x डिपेंड कर रहा है टाइम के स्क्वायर पर, तो यहाँ पर ले लिया कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2kT। इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर भी वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब फिर से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो dv/dt करोगे, तो जब आप 2kT का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2k आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो अब आप इनमें से सबसे आसान काम ये है कि आपको क्या देखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब जिस इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो देखो यहाँ पर x t के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर इस इक्वेशन में x t के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब b और d हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है, b और d ओनली। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसके अलावा आप इनको डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, जबकि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, बट हमें तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें बी और डी इक्वेशन से ही मिलेगा। सिंपली बस आप इतना ध्यान रखें कि जब पोजीशन टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो या वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 129, when percentage error in the measurement of mass and the speed is 2% and 1%, तो कहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एरर होगी वो 4% होगी। इसको एरर हम कैसे निकालते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर। हाफ की वजह से तो कोई एरर नहीं होगी, तो जो रेशो होगा काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम परसेंटेज एरर बोलते हैं, वो होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ये वी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डेल्टा वी अपॉन वी। अब परसेंटेज एरर इन मास कितना है, वो है 2, और परसेंटेज एरर इन स्पीड कितना है, वो है 1। तो ये कितना आ गया, 2 + 2 यानी कि 4%। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, तो वही तो मैंने इस्तेमाल करके इसको निकाला है। तो S1 भी सही है, S2 भी सही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130, इन रिलेशन A इक्वल टू B की पावर P और C की पावर है Q। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इनकी यूनिट हमें गिवन है न्यूटन किलोग्राम इनवर्स सेकंड क्यूब मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि पी और क्यू की वैल्यू कितनी है। तो देखो दोनों तरफ जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो दोनों तरफ की जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। अब पहले बात मैं बताया तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों तरफ पहले मैं यूनिट लिख लेता हूँ, जैसे एक यूनिट क्या है, तो है न्यूटन किलोग्राम इनवर्स सेकंड क्यूब। तो मैं इसको लिख रहा हूँ न्यूटन किलोग्राम सेकंड की क्यूब इक्वल टू बी की यूनिट है मीटर सेकंड स्क्वायर तो उसकी पावर पी। फिर
सी की यूनिट है मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, तो इसकी पावर कितनी है क्यू। अब मैं न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखो तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन को चेंज कर रहा हूँ मैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये तो एज इट इज है तो इसको भी एज इट इज लिखो किलोग्राम इनवर्स सेकंड की क्यूब। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि मीटर पर टोटल पावर कितनी आएगी, तो मीटर पर पावर यहाँ पर पी है और यहाँ पर 2 क्यू है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे पी प्लस 2 क्यू। फिर सेकंड पर पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 2 पी है, यहाँ पर माइनस क्यू, तो 2p - q, और इस पर पावर कितनी आएगी पी प्लस 2q। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें +1 और इसमें -1, तो हमारे पास क्या मिलेगा मीटर, इसकी पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी मीटर सेकंड आ गया इधर। इधर कितना है m पर पावर p प्लस 2q, और यहाँ पर सेकंड 2p - q। अब हम क्या करेंगे, मीटर की पावर और सेकंड की पावर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ m एंड s ऑन बोथ साइड, यहाँ से p प्लस 2q 1 के इक्वल आ जाएगा, m की पावर अगर हम कंपेयर करें तो p प्लस 2q किसके आएगा इक्वल 1 के। इसके अलावा 2p - q 2p - q ये भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। बस अब दो इक्वेशन मिल गई, इसको हम p और q के लिए सोल्व करेंगे। अब देखो दोनों ही 1 के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ p प्लस 2q किसके इक्वल होगा 2p - q के, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है, तो यहाँ से p और q में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या होगा, q को इस तरफ ले जाओ तो ये होगा 3q, जब ये q इस तरफ जाएगा तो 2q प्लस q 3q, और p इस तरफ आएगा तो 2p - p मतलब p आएगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई है कि p जो होगा वो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ q के। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि किसमें p 3 गुना है q का, या हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है 2p - q 1 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2p की वैल्यू कितनी 3q - q इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 2 मतलब 6q - q, तो 5q बचेगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। देखो किसी ऑप्शन में है 1/5 q की वैल्यू रेस्पेक्टिवली बोले तो ये p और ये q 1/5 किस ऑप्शन में आ रही है ऑप्शन 2 में। अब जो p है वो 3 गुना किसके है 3q के, तो 3 इंटू q की वैल्यू 1/5, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 और q की वैल्यू आएगी 1/5। वैसे आप ये वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी, जैसे ही हमें पता चला कि p 3 टाइम्स होगा q के, वैसे ही अब ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन सेकंड ही मैच हो रहा है। तो ये थे सारे सॉल्यूशन ऑफ EMRS पीजीटी फिजिक्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसमें अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। थैंक यू एवरीवन एंड बाय, टेक केयर।